हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस में। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हो गया है 1 फरवरी 2022 यानी कि मंगलवार। सो आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 1 फरवरी 2022 का। तो एनालाइज करने से पहले यदि आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद अगर हम हिंदू न्यूज़ एनालिसिस की बात करें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जैसे बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आज आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रसिया यूक्रेन पे बेस्ड है, लेकिन हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो पंजाब पोल्स चन्नी फाइल्स पेपर फ्रॉम बहादुर, यानी कि पंजाब पोल्स में चन्नी ने बहादुर से पेपर साइन किया। मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यू हिंदू आउटफिट स्टेज प्रोटेस्ट अक्रॉस गुजरात, नो इंपॉर्टेंट न्यूज़। कैन निक्सिंग एंड एक्सेप्शन क्रिएट ए न्यू ऑफेंस, यानी कि जो आपकी निक्सिंग है, निक्सिंग को हिंदी में बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता, यानी कि आपका जो संतपना है, मैं कुछ नहीं चाहता, है ना। निक्सिंग की हिंदी होती है मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो ये निक्सिंग की हिंदी होती है। क्या ये क्रिएट ए न्यू ऑफेंस कर सकती है, स्पेशली ये मैरिटल रेप के मामले में है। ठीक है, मैरिटल रेप का ये इशू है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, डेली बात चल रही है इस पर। जिस दिन इसका फैसला आएगा सीधे हम उसी दिन डिस्कस करेंगे। अभी कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ना ये एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सर्वे पैक्स ग्रोथ एट 8.5% इन 2022-2023। इसमें बोला गया है कि जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया है उसकी जो ग्रोथ है वो लगभग 8 से 8.5% दिखाई गई है 2022-23 के लिए। इकोनॉमिक सर्वे में आपको पता होगा, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से पहले दिन यानी कि ज़्यादातर 31 जनवरी को होता है। अगर छुट्टी हो तो वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बजट से पहले दिन वर्किंग डे में पेश किया जाता है बजट। ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। अगर इसकी बात करूं तो जो इकोनॉमिक सर्वे ड्राफ्ट होता है वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसे ड्राफ्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपके पिछले साल का जो भी डाटा हुआ है, ठीक है, पिछले साल जो भी इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, इकोनॉमिक इंक्रीजमेंट हुआ है, जिस टाइप का भी, यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, सबका एक लेखा जोखा होता है, यानी इसे डायरी मान लो। ठीक है, पिछले साल की आप डायरी देखते हो भाई कैसी है। अगर इसके बाद बात करूं मैं तो इकोनॉमिक सर्वे स्पेल्स द वे फॉरवर्ड, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है ये आपके आगे के रास्ते भी बताता है कि भाई आपको आगे किस वे में चलना है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक सर्वे कल जो हुआ उसके बारे में बात करें तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक सर्वे क्या है। यहाँ तक आप, मुझे लगता है, समझ में आ गया होगा। कल इकोनॉमिक सर्वे की बात में बात करें तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक सर्वे है उन्होंने बोला है भाई, टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी पोज ए चैलेंज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। यानी कि ग्लोबल लिक्विडिटी क्या होती है मैं बता देता हूँ। ग्लोबल लिक्विडिटी होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन फॉरेन मार्केट। ग्लोबल लिक्विडिटी यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन फॉरेन मार्केट, है ना, यानी कि आप विदेशी बाजार में आराम से व्यापार कर सकें, वो ग्लोबल लिक्विडिटी होती है। अगर इसके बाद आप करना चाहोगे तो ये न्यूली अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ध्यान रख लेना कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस समय न्यूली अपॉइंट हुए हैं, बी अनंत नागेश्वरम। ठीक है, ये न्यूली अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, और मुझे लगता है आप इसे ध्यान रख लेंगे। अगर इसके बाद आप बात करें तो पैंडमिक रिलेटेड डिस्ट्रप्शन ये किस आधार पे माना गया है। ये जो नई इकोनॉमी है कि 8 से 8.5% होगी, मैं बता देता हूँ आपको। ये माना गया कि भाई कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, मानसून जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, विड्रॉल ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी वो जो है वो ब्रॉडली ऑर्डरली होनी चाहिए, ऑयल प्राइस $70 से 75 पर बैरल होना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर ये चीज़ें मानी गई हैं, यानी कि एक एजम्पशन आइडियल कंडीशन मान ली गई हैं ये। ठीक है, इसके बाद अगर आप और बात करना चाहो तो लास्ट ईयर की इकोनॉमिक सर्वे ने बी शेप्ड रिकवरी की बात करी थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई शेप रिकवरी है नहीं। देखो, बी शेप रिकवरी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि एक तरफ से पहले डिक्रीजमेंट हुआ फिर एकदम इंक्रीजमेंट हो गया। इसके साथ ही एक रिकवरी होती है के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी में क्या होता है, मान लो एक सेक्शन जो है वो तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और जो एक सेक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इसे तो मान लो रिचर सेक्शन और इसे मान लो पुअर सेक्शन। ठीक है, तो उनकी तो अगर आपको ध्यान हो तो अभी इकोनॉमिक सर्वे में ही बताया गया है कि भाई जो मतलब अभी पीरियडिक लेवल 4 सर्वे में भी बताया गया है कि जो आपके यानी कि 10% पीपल होते हैं शुरू के रिच पीपल, उनके पास लगभग 50% से ज़्यादा इकोनॉमिक वेल्थ होती है। तो ये तो देखो उनकी इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज कर दिया, लेकिन जो पुअर है उनकी डिक्रीज कर दी, होती है के शेप इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करोगे
इस लॉकडाउन में इकोनॉमिक सर्वे की। और मैं आपको बता दूं, हालांकि डब्लू शेप ऑफ इकोनॉमी भी, डब्लू का मतलब है पहले घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, ठीक है, तो ये डब्लू शेप इकोनॉमी होती है ना। और इसके बाद अगर आप इसमें और क्या दिया गया है, हम इकोनॉमिक सर्वे को देख लेते हैं। इन्होंने देखो 2021-22 के लिए 9.2% ग्रोथ बोली है भाई, 2021-22 में 9.2% ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो हालांकि इन्होंने बोला है कि जो सर्विस सेक्टर है, यानी कि जिसे आप ट्रेवल, ट्रेड एंड हॉस्टल बोलते हो, वो थोड़ा सा कम अभी उसमें इंक्रीजमेंट हुई है। मैं बता देता हूँ कम इंक्रीजमेंट क्यों हुई है। देखो इसमें दिया भी हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 में, अगर आप पढ़ेंगे या हम वीडियो डिस्कस करेंगे उसकी भी, तो सर्विस सेक्टर का बोला है कि ये ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, इसमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए लॉकडाउन तो खुला, लेकिन पब्लिक जो अभी यहाँ पे जाना पसंद नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर कोरोना से सबसे कम हिट हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में माना गया। और सबसे ज़्यादा हिट जो है वो सर्विस सेक्टर हुआ है। अच्छा, इसके बाद और मैं बात कर लूँ इकोनॉमिक सर्वे की, अब बात ही कर रहे हैं, तो इंडिया का जो बीओपी है, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में रहा है, यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपके इसके बाद बात करें तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $634 बिलियन रहा है 31 दिसंबर 2021 को। अगर इसके बाद और आप थोड़ा सा और बात करना चाहो तो जो इंडिया है उसने 157 वैक्सीन जो है वो लगा दी हैं, ठीक है, उसमें से 91 जो है वो 91 करोड़ के 157 करोड़ के लगाई हैं, और 51 करोड़ के फर्स्ट डोज लग गई है और 66 करोड़ के दोनों डोज लग गई हैं, ठीक है। अगर इसके बाद आप बात करो तो इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल में रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो आपका कंट्रोल में रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि आपके फुल +-2 में रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसमें इकोनॉमिक सर्वे में एक और बात ध्यान रख लेना, एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, और उस चैप्टर का नाम है, इकोनॉमिक सर्वे के नए चैप्टर का नाम है ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेज एंड कार्टोग्राफी, ये एक नया चैप्टर ऐड किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। तो ये याद कर लेना, वन लाइनर का ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ठीक है। और इसके बाद अगर इकोनॉमिक सर्वे में देख लें इन्होंने क्या दिया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है, इन्होंने बोला कि जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है कोविड से, ओमिक्रॉन से, वेरिएंट से, इन्फ्लेशन से, इस सबसे हिट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये पेज नंबर 8 और पेज नंबर 8 पे हमें मिलेगा, ठीक है, हम वहाँ पे से गहन चर्चा में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, प्रेडिक्टेड ग्रोथ मैंने बता दी कितनी होने वाली है। प्रेजेंट इन्फ्लेशन जो है वो 10% के आसपास रहा है, लेकिन एक्सेलरेटेड जो CPI है वो आपका 5.6% रहा है, जो 4 ± 2 होना चाहिए। होलसेल इन्फ्लेशन जो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि कंट्रोल में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि फ्यूल के जो प्राइस हैं वो बहुत इंक्रीज हो गए थे और वो $90 पर बैरल पहुंच गए थे, जो एक मतलब खुशखबरी नहीं है, जबकि $70 से 75 बैरल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद की न्यूज़ देखते हैं। 1000 पीपल अलाउड एट इलेक्शन मीटिंग ड्यू टू कोरोना, ये जो इलेक्शन रैली पे बैन चल रहा था इसमें 1000 पीपल जो वो अलाउ हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप नए इर्ग्ड ममता ब्लॉग्स गवर्नर ऑन ट्विटर, जो ममता है उसने, ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया है ट्विटर पे, ठीक है। क्यों ब्लॉक कर दिया? क्योंकि ये बोलते हैं कि भाई जो जगदीप धनखड़ हैं यानी गवर्नर है वो बार बार मुझे ट्वीट करके मुझे परेशान कर रहे हैं। ट्वीट करने का परेशान का मतलब बार बार इन पे हमला बोल रहे थे, गवर्नमेंट पे हमला बोल रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल पे हमला बोल रहे। इन्होंने कहा ऐसे हमला बोल रहे थे जैसे हम उनके नौकर लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला है। सुप्रीम कोर्ट लिस्ट प्ली ऑन गुरुग्राम नमाज इशू, गुरुग्राम नमाज इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया है कि भाई वो सुनेगा, तो अभी तक ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जब बनेगी हम देख लेंगे इसे। फार्मर यूनियंस थ्रेटन टू रिज्यूम एजिटेशन, ये हालांकि राकेश टिकैत ने भी बोला था कि भाई जो हमारी बातें वो मानी नहीं गई हैं, सरकार ने हमें धोखा दे दिया है, तो ये दोबारा से विश्वासघात दिवस बीट डे भी इन्होंने कल मनाया था। देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। इसके बाद कपिल मिश्रा नेम यूज टू बिल्ड ए नैरेटिव अराउंड राइट्स, यानी कि कपिल मिश्रा का जो नाम है वो खाली राइट, एक उसका नाम जो नैरेटिव बनाया गया है कि भाई उसने आंदोलन करा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बात करो, गवर्नमेंट अनाउंस्ड 55 करोड़ रिलीफ फॉर फार्मर्स, गवर्नमेंट ने 55 करोड़ फार्मर्स, दिल्ली में भी फार्मर्स होते हैं भाई, ध्यान रखना। स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट काउ शेल्टर, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर शारदा असल्ट केस फेल टू क्वेल रूमर्स बहुत ज़्यादा चल रही है उन्हें रोकने के लिए, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। सहादरा में एक लेक है, रेजुमिनेटेड लेक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलना चाहोगे तो बिल्कुल चलोगे। फार्मर्स यूनियन रिस्पॉन्ड टू एसकेएम प्रोटेस्ट कॉल इन यूपी हरियाणा,
ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाई कोर्ट डिसमिसेस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नो इम्पोर्टेंट न्यूज़, नो इम्पोर्टेंट, नो इम्पोर्टेंट, नो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। गाइस ये देख लो, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये सब आपके ऊपर है। इसके बाद अगर बात करें, मिनिस्टर्स कैंसिल ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस फुल मीडिया वन। ये देखो मीडिया वन चैनल है, एक मेघालय का शायद ये चैनल है ना, मेघालय मिजोरम का चैनल है। देखते हैं, अभी मैं बता देता हूँ आपको किसका चैनल है ये। और इसे बैन कर दिया है फिलहाल, मलयालम चैनल है, मलयालम चैनल है। ठीक है, इसे बैन कर दिया है फिलहाल, है ना। और बैन इसलिए कर दिया है कि भाई ये जो इंडिया की सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं खतरा था। तो हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये चलाती है कि भाई किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना, तो इस चीज़ को ध्यान कर लेना। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होती है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में डिस्कस करना है तो बाल्क रिपोर्ट जो होती है। ठीक है, बाल्क रिपोर्ट में क्या होता है, आपके कुछ टीवी चैनल्स में देख लेते हैं वो कि आप कौन सा चैनल ज़्यादा देख रहे हो, उसके आधार पर वो रिपोर्टिंग जो TRP आती है वो उसी के आधार पर आती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करो, कैन स्टैकिंग डाउन एंड एक्सेप्शन क्रिएट, ये न्यू ऑफेंस कुछ नहीं है, वो भी मैरिटल रेप वाला केस है। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सीधे एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। निश्चित रूप से आप एडिटोरियल डिस्कस करोगे ही। इसके बाद आप देख लो, टर्बुलेंस अहेड, यानी कि एयर इंडिया विल नीड। देखो आपको एयर इंडिया का केस पता होगा, एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई है, एयर इंडिया को टाटा सन्स टू टाटा सन्स चली गई है। एयर इंडिया टाटा सन्स टू टाटा सन्स। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एयर इंडिया के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ। आप उस वीडियो को पूरा देख लेना, पूरी एयर इंडिया की हिस्ट्री आपके हाथों में होगी, आपकी उंगलियों पर होगी। ठीक है, अगर एयर इंडिया की उसमें एक और वीडियो बनाई हुई है मैंने, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट ऑफ मोनेटाइजेशन क्या होता है। तो ये सारी वीडियो आप देख लेना, 2 वीडियो हैं, इनमें ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि एयर इंडिया को अब नए तरीके से अपने जो एक्सपर्टाइज है वो मैनेज करनी पड़ेगी, एक सक्सेसफुल बाय लेना पड़ेगा। हालांकि उन पर 3-4 हज़ार करोड़ का लोन भी दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें देखनी पड़ेंगी। मैंड एंड स्टेट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट, रसिया प्रेसिडेंट, इसमें देखो रसिया प्रेसिडेंट का माइंड वेंट तो क्या दिया है, हालांकि इन्होंने पूरी हिस्ट्री दी है कि रसिया कैसे और क्या रहा। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा आपको दिखाता जाऊंगा मैं, और आपको देखते रहना है ये कि क्या है इसमें। रसिया यूक्रेन, पता है वहाँ पे रसिया ने 1 लाख जो अपने रशियन ट्रूप भेज दिए हैं, उनके पास बहुत सारे टैंक आर्मर्ड है, ठीक है, यानी हथियार हैं, आर्टिलरी है, और जो भी चीज़ें होती हैं वो हथियार हैं उनके पास। ठीक है, अब इसके बाद आप करो तो रशियन की प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्या हुआ था, बुडचेस्ट नेटो समिट में जो है वहाँ पे मेंबरशिप के लिए जॉर्जिया और यूक्रेन के लिए मेंबरशिप के लिए बोला था, नेटो की मेंबरशिप। इस समय नेटो के जो मेंबर हैं वो बल्गेरिया है, ठीक है, बल्गेरिया है ना, लिथुआनिया, ठीक है, और लिथुआनिया, ठीक है, ये सारे किसके मेंबर हैं, नेटो के मेंबर हैं। यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। स्पेशली यूएस का एक्सपेंशन है, ठीक है, रसिया की तरफ एक्सपेंशन है विशेषकर, ठीक है, और ये यूएस सपोर्टेड ज़्यादा है ना। इसके बाद अगर आप बात करना चाहो तो प्रोटेस्ट हुई थी 2013 में, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टोर यानुकोविच हु वाज सीन एज ए प्रो रसिया, उन्हें रसिया की तरह देखा जाता था। उसके बाद रसिया ने क्रीमिया को 2014 में एनेक्स्ड कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आप नई डिटेल देखना चाहोगे इसमें तो निश्चित रूप से हम एक एक डिटेल पर नज़र रखते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो जो पुतिन है वो यूक्रेनियन टिल्ट है, जो यूक्रेन है वो वेस्ट की तरफ झुक रहा है, लेकिन पुतिन ने चाहे कि वेस्ट की तरफ ना झुके, और इसी का नज़ारा जो हमको देखने पड़ रहा है ना। इसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया में आपको नागालैंड और काराबाख रीजन में लड़ाई का भी पता होगा, डिस्प्यूट हुआ था उनमें। ठीक है, इसमें देखो आप देखना चाहो तो रशियन जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, और यूएस और तुर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि तुर्की ने तो बहुत सारे अजरबैजान के लिए हथियार भी बहुत सारे भेजे थे। ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट भेजा था, ड्रोन्स भी दिए थे, है ना। और आप इसके बाद बात करो तो हालांकि ऐसा नहीं है कि जो मिस्टर एर्डोगन है, मतलब वो रसिया के साथ भी सीरिया के प्रोसेस में और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदने वाले हैं। ठीक है, आप इसके बाद सेंट्रल एशिया की बात करो तो वहाँ पे आपको पता होगा कजाकिस्तान में फ्यूल इंक्रीज होने के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, जिसमें रसिया ने अपनी ट्रूप भेजकर उसे शांत कराया था, जहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, अगर आप इसके बाद और चलना चाहो तो नई न्यूज ये है कि इन्फ्लुएंस्ड एज चेयर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर आप और आगे देखोगे
तो देखते हैं क्या मिलता है। 2002 में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो कजाकिस्तान को सपोर्ट मिला था वो इसी ट्रीटी के अंतर्गत मिला था। इस ट्रीटी में CSTO में जो मेंबर हैं वो रशियन इनिशिएटिव है। इसमें आपके देख लो कौन कौन है, मैं बता देता हूँ। आर्मेनिया है इसमें, ठीक है, इसमें रसिया है ना, और इसमें कजाकिस्तान है, ठीक है, इसमें तुर्कमेनिस्तान है। ये देख लेंगे, अभी सारे नाम यहाँ इन्होंने दिए हैं, है ना, ये दिए हुए देखो। एक तो ये था बेलारस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, 3 नाम ये रहे, और बाकी के नाम इसमें ये रहे, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। ये 2 मेंबर हैं इसके। और आप इसके बारे में बात करना चाहो तो इसके बाद आप देखो लॉस्ट ग्लोरी क्या होता था। ये जो रसिया का एक्सपेंशन था, अब इसे कोई पूछ नहीं रहा था, स्पेशली दोनों की लॉस्ट ग्लोरी, रसिया के एक्सपेंशन की और नेटो की, ठीक है। ये दोनों एकदम हवा में खो गए थे, है ना। अब ये दोनों वापस आए, स्पेशली नेटो का एक्सपेंशन जब से रसिया ने यूक्रेन पे कब्जा किया है, तो जो बिडेन है उसने तुरंत नेटो को अपना एक इंक्रीजमेंट दिखाना चाहा है कि नेटो की पावर है कुछ, ठीक है। तो वहाँ से नेटो के साथ जो रसिया है यानी कि पुतिन साहब है, वो तुरंत डील भी करने लगे हैं नेटो के साथ कि भाई नेटो हमें लिखित में दे एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो यानी कि नेटो दोबारा से वापस एक न्यूज में आ गया है, ठीक है, वापस एक्शन में आ गया है ना। इसके बाद आप बात करना चाहो तो इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इसके बाद और आगे देखते हैं। 2 पैरेलल ड्राफ्ट ऑन सिक्योरिटी गारंटीज मांगी है इसने, यूएस और नेटो से सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है, लिखित में दे दो भाई, हम यहाँ पे कब्जा नहीं करेंगे, यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके पास देखो जो यूएस के नेवल वेसल हैं वो ब्लैक सी में, बेरेंट सी में, है ना, और ओखोर्स्क सी में, ईस्ट में ये चले जाएंगे, जिससे रसिया को बहुत सारी परेशानी होने वाली है। ब्लैक सी स्पेशली ट्रेड सी माना जाता है, ठीक है, तो वहाँ से रसिया को दिक्कत हो जाएगी। रसिया का भी एक तरफा कंट्रोल आप वहाँ पर कह सकते हो, और क्योंकि ब्लैक सी से ही सारे इसके आसपास के जो कंट्रीज हैं, यानी कि वो रसिया से आसपास के जो कंट्रीज हैं वो सारे इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो रसिया का अगर वहाँ कब्जा खत्म हो जाएगा, ब्लैक सी पे कब्जा खत्म, ब्लैक सी पे कब्जा खत्म, इसका नाम भी खत्म, ठीक है। इसके बाद नाम तो खैर खत्म नहीं होगा, है ना। इसके बाद आप बात करना चाहो तो नेटोस ओपन डोर पॉलिसी पर नॉन नेगोशिएबल है, ये ऐसा वॉशिंगटन ने बोला है, ठीक है। हालांकि जो रसिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उसने बोला है कि वी डोंट वार, यानी कि हमें युद्ध तो नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने भी, अगर हमें इग्नोर किया जाएगा तो हम उसे भी नहीं झेल पाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। इसके बाद नेटो देखो, जो ब्रेन डेड हो गई थी नेटो, वो दोबारा से ब्रेन लाइव हो गई है। इसके बाद फ्रांस की इसमें बात करें तो फ्रांस के लिए एक ऑकस नई ट्रीटी बनाई गई थी, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों ने साथ मिलके। तो इसमें फ्रांस ने अपोजिशन कराया है ना। इसके बाद फ्रांस ने अपोजिशन कराया। ऑस्ट्रेलिया ने एक डील थी फ्रांस के साथ, मल्टी बिलियन की डील थी, सबमरीन डील, वो भी कैंसिल कर दिया। तो इससे फ्रांस को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाइना की बात करो तो निश्चित रूप से चाइना और रसिया आप देख लो एक तरफ होते जा रहे हैं। अगर आपको पता हो तो चाइना में भी विंटर ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, जिसमें रसिया के प्रेसिडेंट आने की भी बहुत बहुत संभावना है। इसके बाद आप नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन देखो, जो रसिया से जर्मनी पे है, रसिया से जर्मनी पे है नॉर्ड गैस 2 पाइपलाइन, ठीक है। इसके बाद ये भी यूरोप इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, ठीक है। इससे यूरोप को भी नुकसान हो सकता है, बहुत सारे जैसे यूक्रेन जैसे कंट्रीज को भी नुकसान हो सकता है ना। ये इसमें नेटो के बारे में न्यूज़ थी। इसके बाद आप देखो अनदर वन, जो नडाल है उन्होंने एक और अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। तो जो भी अवार्ड जीता है वो आप देख लेना, ठीक है। ये जीता है इन्होंने 21st मैन सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल, है ना। तो इन्होंने अवार्ड जीत लिया है। इसके बारे में आप बात करो, द केस ऑफ वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन। देखो इसमें क्या बताया गया है कि भाई आपके डायबिटीज़ है तो वैक्सीन के बाद डायबिटीज़ खत्म हो जाती है। इसमें बताया गया है कि अगर आप मेल न्यूट्रिशन से लड़ रहे हो तो आपके मतलब वैक्सीन के बाद वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आप कुपोषित हो तो मेल न्यूट्रिशन वैक्सीन के बाद वो भी खत्म हो जाता है। यानी कि इन्होंने वैक्सीन का बताया कि भाई वैक्सीन लगवा लो, जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा हो रही है, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बचा है। अगर आप देखना चाहोगे तो अगले पेज पर निश्चित रूप से चलना ही चाहोगे। ए हेजी पिक्चर ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, है ना। ये हेजी पिक्चर एम्प्लॉयमेंट ऑन इंडिया, देखो इसमें इन्होंने विशेषकर पीरियडिक लेवल फोर्स सर्वे PLFS का पूरा डाटा दिया हुआ है। हम उस डाटा को एक बार नज़र से देख लेते हैं कि डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। तो PLFS में बोला हुआ है, ये देखो, ये जो 2017 में शुरू हुआ था, 2017, 18, 19 और 19-20 के लिए ये डाटा आ चुका है, ठीक है। इस डाटा के बारे में जो और डिटेल है उसे अगर आप देखना चाहो तो इसमें देख सकते हो कि डाटा ने ये बोला है कि भाई जो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है 34.7% से 38.2% 2019-20 में
हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यानी कि बल्कल पॉपुलेशन रेशियो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन बल्कल पॉपुलेशन रेशियो। इसके बाद अगर आप और देखना चाहो तो इन्होंने बोला कि फीमेल रेशियो भी इंक्रीज हुआ है, जो पहले 17.5% था वो 24% हो गया है 2019-20 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि एनुअल इंक्रीज जो हुआ है वो 70% वुमेन वर्कर्स का एनुअल इंक्रीजमेंट हुआ है। इसके बाद हालांकि इन्होंने एक चीज़ बोली है कि लगभग 32 फीमेल वर्कर्स हैं अब, ठीक है, और वो अब 40 हो गई हैं 100 में, यानी कि 100 में से लगभग 40 जो है वो फीमेल वर्कर काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन्होंने बोला है कि डिक्लाइन जो है वो 6.1% से 4.8% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर आप और डिटेल में जाना चाहो तो ये बताता है कि जो 45.6% वर्कर है वो एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, और ये बताता है कि भाई सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है या इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, यानी कि बस एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। और आपको पता होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, और 18% के आसपास ये जीडीपी में अपना योगदान देता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला 57.4% जो है वो एग्रीकल्चर में और एलाइड सेक्टर में क्रिएटेड किए गए थे नए रोजगार, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करना चाहो माइग्रेंट लेवल का भी बोला है ना, इन्होंने बोला है कि यंग लेवल फोर्स विच इज गेटिंग इंक्रीजली एजुकेटेड साउट मोर रिम्यूनरेटिव वर्क्स, है ना। अब जो यंग लेवल फोर्स है वो इंक्रीज हो रही है और स्पेशली वो पढ़ भी रही है, ठीक है। इसके बाद एडप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गई है। इसके बाद एग्रीकल्चर वगैरह सेक्टर में भी कम काम हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम काम हो जाएगा, ये एक इशू बनता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता इसके बाद अगर कुछ होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, चेंज इन लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड प्रोडक्शन इंसेंटिव और स्पेशल असिस्टेंस फॉर लेबर एंड इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये इनके बे फॉरवर्ड हैं, ठीक है, ये इनके बे फॉरवर्ड हैं कि भाई आगे आप क्या कर सकते हो, है ना। मेरे हिसाब से इतना ही इंपॉर्टेंट था ये। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फेलियर पे हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट फेलियर तो क्या फेलियर है, इसमें इन्होंने हालांकि एक देखो एक अच्छी लाइन दी है यूएस के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एज ए लाइट हाउस, इसे आप कहीं भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बारे में आप बात करो तो ब्लैक मार्क्स जो है वो इन्होंने इंडिया के बारे में भी बात दी है कि इंडिया ने जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, उस पर भी अपना निर्णय जो है वो जो नॉन मुस्लिम है कम्युनिटीज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, 6 कम्युनिटीज हैं, आपको पता होगा, हिंदू बुद्ध सिख जैन क्रिश्चियन, ठीक है, और पारसीज, है ना, ये 6 कम्युनिटी हैं। तो इनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत मेंबरशिप मिल जाएगी अगर ये रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना कर रहे थे अपने कंट्री में, रिलीजियस परसिक्यूशन, इस चीज़ को आप ध्यान कर लेना, ये पेपर में आ जाती है, वन लाइनर में ये चीज़ें आती हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर कम काम करता है, ठीक है, जो पब्लिक की हेल्थ के बारे में हो, ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। और ये देखो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड टू अकॉर्ड प्रॉपर हियरिंग इन लास्ट 4 years टू कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपको पता होगी कि भाई भ्रष्टाचार लीगल हो गया, यानी कि करप्शन जो है वो लीगल हो गया, है ना। फाइनेंशियल बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है SBI बेचता है, बता देता हूँ मैं आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड जो SBI इनको सेल करता है, SBI सेल करता है, मान लो किसी कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होता है तो 15 दिन के अंदर जिस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ये दान में दिया जाता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी से 15 दिन के अंदर बना लेती है। पॉलिटिकल पार्टी के पास इसका कोई नाम नहीं जाता कि किसने दिया, ना पॉलिटिकल पार्टी नाम जाता तो इसे डिस्क्लोज नहीं करेगी, ऐसा इस रूल में है, ठीक है। तो ये बस करप्शन लीगली हो गया, है ना। ऐसी ये चीज़ें हैं कि भाई ये जो है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप और देखना चाहो, स्टेट टाइज इन तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं यानी गवर्नर और वही, है ना, स्टेट के बीच में से हम बात कर चुके हैं, बार बार बात कर चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आज ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, आपने कभी सुनिए टमाटर और प्याज के राइस जो है वो क्यों बढ़ते हैं, आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि टमाटर जो प्याज के राइस हैं वो क्यों बढ़ते हैं। एक तो देखो सीजनल वेरिएशन होता है, ठीक है ना, यानी कि जिस सीजन में टमाटर आते हैं उस सीजन में प्राइस कम होते हैं, नहीं आते उस सीजन में टमाटर ज़्यादा होते हैं। हार्वेस्टेड जो होते हैं दिसंबर और जून में होते हैं, है ना, दिसंबर जून के बीच में, तो इस समय प्राइसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरा रीजन देखना चाहो सीजनल वेरिएशन ऑनियन का, है ना, प्राइस शॉक्स जो है वो टमाटो में देख लो, है ना, ये प्राइस शॉक जो है वो टमाटो में भी होता है, स्पेशली अगर इन्हें गोडाउन में आप रिजर्व करके रख दो तो प्राइस शॉक्स होने की बहुत संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर चलोगे, पेज नंबर 8 है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एक्सपेंडिंग एम्बिट ऑफ NCW
नीड ऑफ द आवर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की आवश्यकता है, ऐसा इन्होंने बोला है मोदी जी ने, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, अगर वुमेन के लिए मैं थोड़ी सी बात करूं तो मुद्रा योजना में भी वुमेन का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, है ना, इसमें भी वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। इसके बाद एमएसएमई में भी वुमेन की बहुत सारी हेल्प की गई है, ठीक है। और ये बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे वुमेन जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास रोजगार योजना, है ना, तो ये चीज़ें हैं सब जहाँ पे वुमेन्स के लिए हेल्प मिली है, ठीक है। इसके बाद अपोजिशन ने क्या बोला, सर्वे इग्नोर्स पॉवर्टी जॉबलेसनेस, इन्होंने बोला कि हम जहाँ, ये पी चिदम्बरम साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, हालांकि अच्छी स्टेटमेंट है, कि हम जहाँ 30 जनवरी 2020 में थे, ठीक है, हम वहाँ 30 जनवरी 2022 में इस टाइप की दिया। देखो, जहाँ हम 31 मार्च 2020 में थे, वहाँ हम 31 मार्च 2022 में होंगे, ऐसा इनकी स्टेटमेंट है। यानी कि हमारी जीडीपी बिल्कुल नहीं बढ़ी है, हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, हमारे जो लेबर है वो नहीं बढ़ी है, ठीक है, इस टाइप का स्टेटमेंट, पॉवर्टी बढ़ी है ना, तो ये इन्होंने चीज़ बोली है, ठीक है। इसके बाद कोविंद जो है राष्ट्रपति हैं कोविंद, इन्होंने बोला कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत अच्छे से हुई है। मैंने आपको बता दिया वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या क्या हुआ है। पेगासस सब जुडिस नो नीड फॉर पार्लियामेंट डिबेट, ये प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने बोला कि भाई पेगासस जो है वो केस में है, कोर्ट में केस है उसका, तो उसके बारे में बातचीत करने से कोई फ़ायदा है नहीं। एलसी कॉलेजियम रिकमेंड्स भंडारी फॉर चीफ जस्टिस पोस्ट, इससे आप देखना चाहो तो एलसी कॉलेजियम जो उसने मद्रास हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस जो है भंडारी को चीफ जस्टिस मानना चाहा है, ठीक है, तो ये बात हो जाती है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करना चाहो, बजट सेशन इंपॉर्टेंट मेक इट कंस्ट्रक्टिव फ्रूटफुल, ऐसा पीएम ने बोला है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं अभी आपके लिए। इंडिया रसिया होल्ड डिस्कशन ऑन यूएन सिक्योरिटी, इंडिया देखो रसिया जो है वो अब इसके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का फरवरी में वो बन जाएगा, हेड बन जाएगा, इस पर चेयर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसीलिए इसने बात करी है, इंडिया ने इसके साथ बात करी है, ठीक है, रसिया के साथ, है ना। और इसके बाद अगर आप बात करना चाहो तो ये क्या है, हिंदू आउटफिट्स हटो, टेक स्टैंड ऑन पिटिशन ऑन माइनॉरिटीज, अगले पेज पे चलते हैं। इसमें आप देख लो, एसपी अलाउड माफिया गैंग राइटर्स टू ऑपरेट एट बिल, ये मोदी जी ने कल बोला है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद राहुल प्लेइंग फास्ट सेज अमरिंदर, पंजाब पोल सीएम चन्नी, बीजेपी जैब सेज सीएम टेक्स वैक्सीन क्रेडिट, है ना। ये तो हमारे खुर्जा का फोटो भाई, जहाँ से मैं आता हूँ ना, ये वहीं का फोटो है, ठीक है, ये वहीं का फोटो है, ये खुर्जा का फोटो है, यहाँ से हम आते हैं, है ना, खुर्जा बुलंदशहर का। ये योगी जी आए थे अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है, तो ये गाजियाबाद का नहीं है, आप देख लेना, है ना। और ये देख लो। इसके बाद अगर आप बात करो तो इन्होंने बोला कि हमने वैक्सीन दी थी, फ्री राशन दिया था, ऐसा इन्होंने बोला था, है ना, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये। यूनियन मिनिस्टर टू टेक ऑन अखिलेश, यूनियन मिनिस्टर जो है एसपी सिंह बघेल, वो अखिलेश के खिलाफ लड़ेंगे कदल सीट से। शिवसेना, हटो हटो हटो, क्या न्यूज़ है ये, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, अगला पेज आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देख लो, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई इन गवर्नमेंट स्कूल रेज। अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पूछना ना चाहोगे तो भी बताना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बनी रही है। तो फोर्टिफाइड राइस मैं बता देता हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसे लॉन्च करता है फोर्टिफाइड राइस को, है ना, अंडर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। फोर्टिफाइड राइस में देखो, कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी इंक्रीज करो कंटेंट, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनका कंटेंट अगर आपको किसी भी फसल में इंक्रीज करना है तो उसे हम फोर्टिफाइड बोलते हैं, स्पेशली चावल के लिए है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलोग्राम अगर मान लो फोर्टिफाइड राइस है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, उसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या मिल सकता है। उसमें आपको देखो आयरन मिलेगा लगभग 28 mg से 42.5 mg पर किलोग्राम, ठीक है। फॉलिक एसिड मिल सकती है, उसमें आपको फॉलिक एसिड मिलेगी, फॉलिक एसिड। विटामिन मिलेंगी कौन कौन सी, B12, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6, है ना, ये सब चीज़ें मिलती हैं उसमें।
और इसके बाद अगर आप बात करना चाहो तो उसमें जिंक भी आपको मिल सकती है, ठीक है, जिंक भी इंक्रीजमेंट होती है। तो ये होता है फोर्टिफाइड राइस, ये बच्चों के पोषण के लिए बहुत अच्छा होता है। डिमांड फॉर मनरेगा वर्कर सॉफ्टन्स, यानी मनरेगा वर्कर, आपको ध्यान हो पिछली साल की न्यूज में कि भाई हाफ सेशन में ही इनका जो बजट है वो खत्म हो गया था। मनरेगा वर्कर जो है वो आपको 100 दिन का रोजगार देता है। मनरेगा वर्कर में अगर आपको 15 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करी, उसके अंदर रोजगार ना मिले तो आपको एडिशनल कुछ मतलब कंसेशन मिलता है। अगर आपको काम करने के 15 दिन तक पेमेंट ना मिले तो आपको एडिशनल कंसेशन मिलता है 15 दिन के अंतर्गत। बाकी तो आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें कि इतने रुपए होते हैं, है ना। हालांकि 20 रुपये पिछले साल कॉस्ट बढ़ा दी थी इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि मनरेगा में लोगों में कमी आई है, लोग कम काम मांग रहे हैं। मनरेगा से स्पेशली क्यों इंक्रीज हुआ था मनरेगा, मैं बता देता हूँ। माइग्रेंट लेबर जो थे वो यूपी बिहार राज्य में आए थे, तो कुछ काम करने के लिए उन्होंने मनरेगा में अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी। मनरेगा जो है घर के एक एडल्ट को जो इनवॉलंटरी स्किल में काम करता है उसे ये दिया जाता है, ठीक है। और मतलब जो किसी स्किल में परफेक्ट नहीं होता है ना, ये मनरेगा की बात है। क्रिएटिंग जॉब्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके हम जॉब्स बना रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। चीफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल, ये याद रख लेना, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, संजीव सान्याल है, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। इसके बाद आप बात करो कंटेनर शॉर्टेज इन्फ्लेट शिपिंग बिल, यानी कि हमारे पास कंटेनर की शॉर्टेज है, इसी वजह से हमारा जो शिपिंग बिल है वो इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें, ठीक है। सेंटर स्किप्स मेंशन ऑफ राइजिंग फूड सब्सिडी कॉस्ट, फूड सब्सिडी कॉस्ट का इसका मतलब देखो इन्होंने बोला है कि भाई जो हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें फूड सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी कोई बात नहीं दी गई हुई है। सेकंड वेव डिडंट डिटर जॉब फॉर्मलाइजेशन, यानी जॉब फॉर्मलाइजेशन होती नहीं है, सेकंड वेव का कोई असर नहीं रहा है, ऐसा ईपीएफओ ने बोला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करना चाहो तो एथेनॉल हेल्प्स शुगर मिल्स, देखो इथेनॉल क्या होता है, जो शुगर मिल्स होती हैं वो इथेनॉल को जो है ऑयल कंपनीज को बेचने लगी हैं, तो वहाँ से ऑयल कंपनी से पैसा आने लगा है, जो किसानों का पेमेंट है वो टाइम पे होने लगा है। इथेनॉल में अगर आपको बता दूं तो इथेनॉल जो ऑयल यानी पेट्रोल वगैरह में मिलाने के लिए दिया जाता है, इससे कंबेशन पावर जो वो बहुत अच्छी होती है और कंबेशन इग्नाइट अच्छा होता है, इस वजह से ये व्हीकल्स में यूज करने के ज़्यादा चांस है। वैक्सीनेशन वाच की टू रिवाइव इकोनॉमी, वैक्सीनेशन से इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हुई है, वैक्सीनेशन हम बता चुके हैं। फॉरेस्ट गेन एरिया इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि फॉरेस्ट गेन एरिया, ना कि थर्ड नंबर पे, इन्होंने बोला है कि हमने जितने परसेंट इंक्रीज किया है वो थर्ड नंबर पे, यानी कि हमारा फॉरेस्ट इंक्रीज जो है वो 3rd नंबर पे इंक्रीजमेंट हुई है उसमें, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलना चाहो तो यूके पार्टीगेट इंक्वायरी रिपोर्ट स्लैम्स फेलियर ऑफ लीडरशिप, यूके में पार्टीगेट चल रही है जिसने बोला है कि भाई फेलियर ऑफ लीडरशिप है, ये बोरिस जॉनसन जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके बाद ये बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप इसके बाद और बात करना चाहो, तालिबान ने 100 एक्स अफगान ऑफिशियल को मार दिया, इजराइल ने स्ट्राइक, हेजबुल्लाह एरियाज ने स्ट्राइक। इसके बाद ब्लिंकन जो है वो टेलीफोन कॉल करेंगे यूक्रेन क्राइसिस पे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा इंडिया ने, हाँ इंडिया का देख लो, इंडिया का क्या मतलब रोल है यूक्रेन इशू पे, इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया का स्टैंड ये है भाई क्वाइट डिप्लोमेसी खेलो आप, ठीक है, एकदम शांति से मुद्दे को सुलझाओ, है ना, ज़्यादा बकवासबाजी मत करो, ठीक है। रसिया यूएस यूक्रेन टू स्पर एट यूएन पे इसका मामला का चर्चा होगी। बुर्किना फासो सस्पेंडेड फ्रॉम एयू फॉलोइंग कूप के कारण जो बुर्किना फासो है वो सस्पेंड हो गए हैं एयू कूप से, ठीक है। और मेरे हिसाब से यही आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए। और इसमें आप देखना चाहो 2 जेल्ड इन HK4, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ नहीं है ना। इसके बाद जनवरी सी सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन जो है, जनवरी में सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ठीक है। जीएसटी आपको पता है 2017 में पास हुई थी, है ना। जीएसटी में शुरू के 5 साल जो है स्टेट को कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। जीएसटी में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 14% के आसपास मानी गई थी, उस हिसाब से उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। जीएसटी इशू देखते रहते हैं हम डेली, ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ और बात करना चाहो तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ और आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ 8.1% अचीव हो गया, टारगेट जो है वो 10% का है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सेंटर जो है उसने एमएसपी तो अडॉप्टेड कर लिया, लेकिन स्टेट जो है वो भाई नई फसल को शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। रणजी 16 फरवरी से होने वाली है। ये देख लो, द लिमिट ऑफ लेजिस्लेचर्स पावर टू सस्पेंड ए मेंबर, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की जो 12 MLA सस्पेंड कर दिए थे उसके बारे में ये न्यूज़ है, आपने न्यूज़ पे ध्यान दिया होगा, ठीक है। 12 MLA को अब रिस्टोर कर दिया गया है दोबारा। तो इन्होंने बोला है कि भाई जो स्पीकर है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि 1 साल तक वो किसी को हटा दे, क्योंकि 194 आर्टिकल में बोलता है कि भाई अगर 6 महीने तक सीट खाली है तो वो उस सीट को खाली मान लिया जाता है, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और ये गलत 190 बोलता है, आर्टिकल 190 क्लॉज 4, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना, ठीक है।
और आप 1 साल तक के लिए एक सेशन से ज़्यादा आप किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। बाई इलेक्शन जो होता है वो 6 महीने में होता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बोला गया है कि बाई इलेक्शन जो है वो आपको 6 महीने के अंदर करा लेना है। मेरे हिसाब से ये सारी न्यूज़ हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बात है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन कोई नया जज इंक्लूड होगा इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, वो समझ लो कि वहाँ के जो वर्तमान के जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, द यूएस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है स्टीफन ब्रेयर, उन्होंने बोल दिया भाई मैं इस सेशन के बाद रिजाइन दे दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो चलते हैं, ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाइएगा, KNP एनालिसिस टेलीग्राम चैनल और द हिंदू एनालिसिस के नाम से है, ठीक है। तो आप जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। और वीडियो को बस यार लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।